नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लॉकडाउन स्टडी में। पिछला जो वीडियो आया था फिजिक्स का, उसमें हम लोगों ने देखा था अपवर्तन, स्नेल का नियम, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो जो मेरा पिछला वीडियो था, जो लोग नहीं देख पाए उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसका मैं लिंक दे दूंगा, वहां से देख लेंगे या इस वीडियो के एंड पे देख लेंगे। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो पिछला वीडियो मैंने बनाया है 11 मिनट का अपवर्तन का, उसमें से पिछले साल या 2017 में केसीएफ में क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को ले लेते हैं एक बार। साथ में क्या है, हमारे वीडियोस भी चलती रहेंगी और क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी लेते रहेंगे। तो आपके देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर से कोई मतलब नहीं, 38 है इसमें, मैं ग्रुप डी सेट डी था इसमें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखिए, प्रकाश 3 विभिन्न माध्यमों से नीचे दिए गए चित्र के अनुसार गुजरता है। पहला माध्यम है, देखो इसमें माध्यम सघन है या विरल है आपको नहीं बताया गया। ठीक है, पहला माध्यम है, उसका दूसरा नीचे, उसके नीचे तीसरा माध्यम है। तो देखिए आपको इसमें नीचे में क्या है, कथन दिए गए हैं और कौन सा कथन सत्य है वो पहचानना है। 5 ऑप्शन थे, 2017 का पेपर है। ठीक है, तो पहला देखिए माध्यम आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो अभिलंब है, जो डैश डैश वाली लाइन है, उसको एम कहते हैं अभिलंब। वहां से क्या है, जो गुजर रही है, तो क्या अभिलंब की ओर पास आ जा रही है अभिलंब से, है ना। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है, तो जो प्रकाश की किरण है, जो माध्यम 1 है वो विरल माध्यम है और माध्यम जो 2 है वो सघन है थोड़ा सा। ठीक है, सघन क्यों है, क्योंकि अभिलंब के पास आ जा रही है। ठीक है, फिर दूसरे माध्यम, जब तीसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है किरण, तो देखिए अभिलंब से थोड़ा दूर हट रही है, मतलब जो एंगल आर है अपवर्तनांक वाला, ठीक है, एंगल जो आर है वो से बड़ा बन रहा है एज कम्पेयर टू एंगल आई, मतलब अभिलंब से दूर हट रही है। मतलब दूसरा वाला जो माध्यम है वो सघन है और तीसरा वाला भी क्या, थोड़ा सा विरल माध्यम है। कौन कितना विरल है, कौन कितना सघन है, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि सिर्फ प्रकाश की किरण दी गई है। अब आपको नीचे कथन पे ध्यान देना है। पहला क्या हो रहा है, माध्यम 1 का अपवर्तनांक न्यूनतम है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अभी आगे इस बारे में हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं। जो सघन माध्यम होता है उसका अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है, और जो विरल माध्यम होता है उसका अपवर्तनांक कम होता है। ठीक है, अभी आज की वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, माध्यम 1 का अपवर्तनांक न्यूनतम। यहाँ पे माध्यम 1 भी विरल माध्यम है और माध्यम 3 भी विरल है, किसका अपवर्तनांक कम हो सकता है ये हम नहीं बता सकते। दूसरा माध्यम देखिए, माध्यम 2 का अपवर्तनांक उच्चतम है। ठीक है, तो माध्यम 2 सघन माध्यम है और 1 और 3 विरल है, तो ये कथन सत्य है कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक उच्चतम होगा, क्योंकि 1 और 3 दोनों विरल है, क्योंकि अभिलंब से दूर हट रही है, और माध्यम 2 है सघन माध्यम है। ठीक है, तीसरा भी कथन देख लीजिए, वैसे आंसर जो बी है, यही इसका आंसर, यही सही है। माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 3 के अपवर्तनांक की तुलना में कम है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि माध्यम 2 ही क्या सघन माध्यम है, उसका अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होगा। ठीक है, तीसरा देखिए डी ऑप्शन देखिए, माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 3 के अपवर्तनांक की तुलना में कम है। ये अभी हम तुलना नहीं कर सकते, ना ही इसमें हमको एंगल की वैल्यू दी गई है, ना ही बताया गया है कि कौन कौन से ये माध्यम है। ठीक, और उपरोक्त कथन समस्त कथन सत्य है। तो तीसरा कथन तो वैसे ही गलत हो गए, तो सभी सत्य तो हो नहीं सकते, तो इसका जो आंसर है वो बी होने वाला है। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पिछले सारा क्वेश्चन था, है ना। आज का वीडियो हम देखेंगे, आज के वीडियो में, कि माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है, हमने पिछले वीडियो में देखा है, जो आपतन कोण और अपवर्तन कोण के जो बीच का अनुपात होता है, वो एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे हम साइन आई अपॉन साइन आर के माध्यम से लिखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। और इसी नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे को हमने देखा है। और ये जो अपवर्तनांक होता है साइन आई अपॉन साइन आर, ये किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, वो आज के वीडियो में देखने वाले, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपवर्तनांक की निर्भरता, अपवर्तनांक किन माध्यम। तो पहला देखिए, माध्यम के जोड़ों पर। माध्यम के जोड़ों पर मतलब ऊपर एक सघन माध्यम है या विरल माध्यम, ये डिपेंड करेगा कि अपवर्तनांक कैसा होगा। तो देखिए, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है, या इसका उल्टा कैसे होगा, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक 1 से कम हो जाएगा। देखिए, जैसे कि मैं कहूं कि वायु के सापेक्ष, वायु को मैं एयर ले लेता हूं, वायु के सापेक्ष ग्लास मतलब कांच का अपवर्तनांक क्या है, कांच का अपवर्तनांक अगर मैं ले लूं कि 3/4 है, मान लीजिए, ऐसा है नहीं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/4 है, तो इसका उल्टा मैं कैसे लिखूंगा कि ग्लास मतलब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अपवर्तनांक क्या होता है, उल्टा होता है, कि विरल माध्यम के सापेक्ष
सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1 से अधिक रहे, ये अलग चीज है, ये भी ठीक है, 1 से अधिक होगा। एवं सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, 1 से कम होता है। और इसको भी देखेंगे, अगर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/4 है तो कांच के सापेक्ष या ग्लास के सापेक्ष जो एयर का जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, 4/3 होगा, जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। दूसरा देखिए किस पर निर्भर करता है, भौतिक अवस्था पर, मतलब घनत्व अधिक है तो अपवर्तनांक क्या होगा, भी अधिक होगा। अगर किसी माध्यम का घनत्व कम है तो अपवर्तनांक भी कम होगा। जैसे कि आप देखें हीरे का जो अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक है, 2.4 के आसपास होता है, ठीक है। और उसी प्रकार निर्वात या जो वायु है उसका अपवर्तनांक कम होता है, वायु का अपवर्तनांक हम लगभग 1 ले लेते हैं। तो अगर आपका घनत्व आप बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, अपवर्तनांक भी आपका बढ़ते जाएगा। इसको ये सब चीजें आपको याद रहेंगी, तो जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन कराया उस प्रकार क्वेश्चन इन सब चीजों से आप आसानी से बना सकते हैं। तो मैंने आपको इस लास्ट में टेबल भी दिखा दूंगा जिसमें क्या सभी के अपवर्तनांक, जो कुछ चीजों के अपवर्तनांक याद करने हैं अपवर्तनांक, उनको भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या, भौतिक अवस्था पर घनत्व तो आपका ज्यादा है तो अपवर्तनांक भी क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है, ठीक है। प्रकाश के रंग पर भी अपवर्तनांक डिपेंड करता है। देखो जो अपवर्तनांक होता है या साइन आई अपॉन जो साइन आर है, ये भिन्न भिन्न रंगों के लिए, प्रकाश में जो रंग होते हैं भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है। इसी प्रकार जो विबग्योर बनता है तो ऐसे ही धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। बैगनी का सबसे अधिक होगा, उसके ऊपर के जो कलर आएंगे उनका धीरे धीरे करके क्या है, कम होते जाएगा, और लाल रंग का क्या होगा, सबसे कम होगा। बैगनी का सबसे अधिक होता है, बैगनी का सबसे अधिक होगा, लाल का सबसे कम होगा। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर हो जाएगा। मतलब तो अगर हम तरंग दैर्ध्य की बात करें तो तरंग दैर्ध्य अगर बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। जैसे देखिए हम लाल रंग की तरंग दैर्ध्य या लाल रंग की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, वेवलेंथ बैगनी की कम होती है तो उसका अपवर्तनांक अधिक होता है, ठीक है। अगला देखते हैं ताप पर, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर पे भी क्या है, अपवर्तनांक डिपेंड करता है, लेकिन ये बहुत कम डिपेंड करता है, नगण्य के बराबर होता है, इसलिए क्या है इसको हम ज्यादा कंसीडर नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में आ गया तो तापमान बढ़ाने पर अपवर्तनांक कम होता है। क्या होता है, तापमान अगर किसी का बढ़ाओगे तो उसके जो अणु होते हैं वो थोड़े से दूर हटना स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो विरल माध्यम क्या अपने आप क्या होता है, ताप बढ़ाने से तो सघन माध्यम हल्का हल्का क्या होता है, विरल के तरह होने लगता है। तो क्या होगा, जब विरल होगा माध्यम तो उसका अपवर्तनांक जाहिर सी बात है कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो तापमान बढ़ाने से भी अपवर्तनांक कम होता है, ये लेकिन बहुत ही नगण्य होता है, मैं बता रहा हूँ बहुत ही कम होता है, उसको मेनली कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीजें होंगी, इनमें क्या होता है, अपवर्तनांक डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, भौतिक अवस्था पर घनत्व बढ़ाते हैं तो अपवर्तनांक भी बढ़ता है, जिसका घनत्व सबसे अधिक होगा उसका अपवर्तनांक भी सबसे अधिक होगा, ठीक है। प्रकाश के रंग पर बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, लाल का कम होता है। उसी पर तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है, और ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। तरंग दैर्ध्य और ताप दोनों एक साथ याद कर लीजिए, तरंग दैर्ध्य ताप कुछ भी बढ़ाएंगे तो अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें होंगी जिसपे अपवर्तनांक हमारा डिपेंड करता है। अगला एक टॉपिक है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। इसको देखते हैं क्या होता है। देखो ऐसा होता है कि प्रकाश हमको पता है सीधी रेखा में गमन करता है, तो हम इसको देखने के लिए एक सीधी रेखा में गमन करता है, प्लस ये भी जांचने के लिए कि जिस एंगल से सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश आता है, जो पथ से विचलन होता है, अगर हम उसको वापस भेजें तो क्या वो उसी माध्यम में लौट जाता है। इसको देखने के लिए क्या है, ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग प्रयोग देखते हैं। मैंने डायग्राम इस प्रयोग के लिए ही यहाँ पे क्या किया है, बनाया हुआ है। तो देखिए मैंने 2 माध्यम लिए हैं। पहला माध्यम मैंने कांच लिया है, ठीक है। उसके नीचे ही क्या ले लिया है, जल का एक माध्यम ले लिया है। तो जैसे कोई प्रकाश के यहाँ क्या है, ये वायु वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये वायु है विरल माध्यम, ठीक है। यहाँ से जब इसमें आएगा और ये अभिलंब है, तो अभिलंब से क्या होगा, सघन माध्यम है तो ये आएगी तो पास हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये कांच पे जाएगी, ये जल पे जाएगी। वायु था, विरल माध्यम था, विरल माध्यम में सघन माध्यम में क्या है, कांच है, ठीक है। तो क्या है, अभिलंब के पास आ गई है, ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर हो गया, है ना। अब ये सघन माध्यम है कांच, अब जल क्या कांच से थोड़ा सा विरल है, ठीक है। ये भी एक सघन माध्यम है लेकिन कांच से थोड़ा सा विरल माध्यम है। तो यहाँ पे क्या होगा, अभिलंब से क्या है, किरण दूर हट जाएगी, है ना। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है एज कम्पेयर टू कांच, तो जल है वो थोड़ा सा विरल है, तो क्या है, अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार ये आगे निकल जाती, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, रास्ते में क्या है, इसका परावर्तन कर दिया। यहाँ पे कांच रख दिया हम लोगों ने, समतल दर्पण रख दिया और कांच रख दिया, ठीक है।
तो हम देखते हैं ये जो किरण जिस माध्यम से आई थी वायु में और जल में, ठीक है, ये यहाँ पे कांच रख देने से, समतल दर्पण रख देने से क्या होता है, अब उस प्रकाश किरण का परावर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जिस माध्यम से आई थी वो प्रकाश किरण क्या होता है, उसी माध्यम से वापस लौट जाती है। मतलब जिस पथ से आई थी उसी पथ में वापस लौट जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। इससे हमें क्या मालूम चलता है, इससे हमें ये मालूम चलता है, जैसे मैंने अभी पिछले ऊपर में लिखा हुआ था, सेम वही चीजें यहाँ से हमने को निकल के आती है, सामने आती है। जैसे क्या है, हवा के सापेक्ष, एयर के सापेक्ष ये कांच है, मतलब ग्लास का अपवर्तनांक क्या है, 3/2 है मान लीजिए, है ना, 3/2 है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ग्लास के सापेक्ष हवा का जो अपवर्तनांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। मतलब जैसे ही आप कोई किरण जा रही होती है उसको आप पलट देते हैं उसी रास्ते पे, तो अपवर्तन क्या है वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी सिद्धांत को हम कहते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो अब आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा अपवर्तनांक किन किन कारणों पर निर्भर करता है और उसका उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक सारणी में आपको आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। ये एक टेबल है जिसमें क्या है, विभिन्न पदार्थों के अपवर्तनांक दिए गए। इसमें देखिए जैसे वायु का अपवर्तनांक 1 है, ठीक है, उसके नीचे बर्फ भी है 1.31, उसी प्रकार जल भी दिया हुआ है, क्राउन कांच है, हीरा है, फ्लिंट कांच है, अल्कोहल है, केरोसिन है, ये सभी ये क्या है अपवर्तनांक दिए हुए हैं, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे हाईएस्ट अपवर्तनांक आप किसका दिख रहा है, हीरे का दिख रहा है 2.42, और हमको वायु को पता है 1 अपवर्तनांक होता है। उसमें मैंने 2 और टिक किए हैं, जल का भी और बर्फ का भी आप अपना अपवर्तनांक क्या है याद रखिए, क्योंकि ये काम आते हैं, ठीक है। और जल का अपवर्तनांक देखिए 1.33 होता है, और जल के अपवर्तनांक से कांच का बर्फ का जो अपवर्तनांक है थोड़ा सा कम होता है 1.31। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, पूरा टेबल याद करने की जरूरत नहीं भी है, लेकिन क्या है थोड़ा सा आप लोग कुछ 2-4 है, आप हीरे का याद कर लीजिए, जल का याद कर लीजिए, वायु का याद रहता है, ये एक अपवर्तनांक होता है, ठीक है। आइए अब हम आगे देखते हैं, हमको ये जो अपवर्तनांक है दैनिक जीवन में किस प्रकार से काम आता है या इसके उदाहरण हमें कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलते हैं। तो दैनिक जीवन में उदाहरण देखने से पहले एक इसका बेसिक प्रिंसिपल समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो हमको किसमें समझ आता है, जल के वास्तविक गहराई और आभासी गहराई, ठीक है। हमको क्या होता है, जो शुद्ध जल होता है जिस गहराई पे जो वस्तु होती है उससे थोड़ी सी उठी हुई ऊपर दिखाई देती है, ये केवल अपवर्तनांक के कारण ही होता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक बेसिक फंडा बताऊं, कोई भी वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब क्या होता है, हमारी आंखों पर आकर के बनता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, जो प्रकाश है वो वस्तु से परावर्तन होने के बाद हमारे आंख में पहुंचता है और अंदर जाए क्या है, रेटिना में क्या है उसका प्रतिबिंब बनाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे आंख से कोई प्रकाश निकलता है उसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश वस्तुओं से टकराता है और परावर्तन के पश्चात हमारे आंख में पहुंचता है, तो हमें क्या होता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहला हमारा जो पॉइंट है वास्तविक गहराई और आभासी गहराई, मतलब गहराई की बात हो रही है, ठीक है। तो रियल एंड वर्चुअल डेप्थ, तो इसको देखिए एक एग्जांपल के तौर पे समझिए। ये क्या है, ये जल से भरा बीकर है, या फिर इसको जल ले लीजिए, है ना, इसको जल ले लीजिए। जल पे कोई बिंदु है, पॉइंट पी है, ठीक है, पॉइंट पी है। पॉइंट पी से क्या होता है, प्रकाश की जो किरणें हैं, मैंने पिछले परावर्तन वाले चैप्टर में बताया है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए मिनिमम क्या है, 2 किरणों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये जल हो गया, ये हमारा क्या होगा, सघन माध्यम हो गया, ऊपर क्या रहेगा, वायु रहेगा, ये क्या रहेगा, हमारा विरल माध्यम रहेगा। तो यहाँ से प्रकाश किरणें जब यहाँ से निकलेंगी, ठीक है, एक पॉइंट ये अविलंब है हमारा, ठीक है। तो ये सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएंगी तो क्या होगा, विलंब से क्या हो जाएंगी, दूर हट जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार ये एक किरण होगी, हमको इसका प्रतिबिंब बनाना है, हमें 2 किरणों की आवश्यकता होगी, तो मैंने एक और अविलंब n लिया हुआ है। यहाँ से जब प्रकाश की किरण इसमें जाएगी सीधा, ठीक है, यहाँ पे, तो क्या होगी, ये भी अविलंब से थोड़ा सा दूर हट जाएगी। तो यहाँ पे जो आंख रहेगी देखने वाला, ठीक है, जो यहाँ पे देखने वाला रहेगा उसको क्या लगेगा, देखो हमको जाना चाहिए था, इसको ऐसा जाना चाहिए सीधा, लेकिन क्या है, विरल माध्यम तो अविलंब से थोड़ा दूर हट के जा रही है, तो ऐसा लगेगा कि जो प्रकाश किरण है वो कहाँ से आ रही है, सीधा इसका अगर देखा जाए तो कहां से आ रही है, पॉइंट पी से। यहाँ बिंदु क्या हो गया, पी हो गया, पी डैश हो गया। ये पॉइंट पी था, ये पी हो, ये नीचे वाला पी था, ऊपर में पी डैश हो गया। कहने का क्या मतलब है, ऐसा लगेगा कि इसका प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब कहां बन रहा है, पॉइंट पी पे बन रहा है, पी डैश पे बन रहा है, ठीक है, पी डैश है। बिंदु पी का आभासी प्रतिबिंब कहां बन रहा है, पी डैश पे बन रहा है। तो हमारी वास्तविक गहराई क्या थी, हमारी ऊपर से लेके नीचे तक पी तक एच थी,
और आभासी गहराई हमको उसका प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है, P डैश पे मिल रहा है। ठीक है, ये P डैश ये वाले पॉइंट पे मिल रहा है, यहाँ से लाइन आ रही है, P डैश पे मिल रहा है, तो हमारी आभासी गहराई कितनी हो गई, h हो गई। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, अपवर्तनांक क्या होता है, वास्तविक गहराई अपॉन क्या होता है, आभासी गहराई। ठीक है, इस प्रकार से भी हम एक फार्मूला इसका निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल H अपॉन स्मॉल h। ये हमारी क्या है, वास्तविक गहराई ऊपर से लेके बिंदु P तक, और आभासी गहराई क्या है, ये है। तो मतलब जब भी प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। या तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, सघन माध्यम पे कोई वस्तु रखी हो और उसको हम विरल माध्यम से अगर देखें तो उसका जो प्रतिबिंब है वो हल्का सा क्या होता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे। किसी आपको जल का अपवर्तनांक दे दिया जाएगा और वास्तविक गहराई दी जाएगी तो उसकी आभासी गहराई निकालने के लिए आपको पूछा जा सकता है। जैसे कि जल का अपवर्तनांक होता है 4/3 होता है। ठीक है, और वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई, तो आभासी गहराई कितना होगा, आभासी यहां से गहराई निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 3/4 वास्तविक गहराई। ठीक है, मैंने क्या बताया, जल का अपवर्तनांक क्या हो गया, 4/3 हो गया, इक्वल टू क्या होगा, वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई। तो अगर हमको आभासी गहराई निकालना है तो आभासी गहराई क्या होता है, वास्तविक गहराई का 3/4 जो होगा वो होगा आपका आभासी गहराई। वास्तविक गहराई का 3/4 होगा आभासी गहराई। तो उसको बताने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई वस्तु जल के भीतर है, उसकी वास्तविक गहराई किसी वही वस्तु है वो जल के भीतर है, तो बाहर से देखने पर क्या होगा, वो अपने वास्तविक गहराई के 3/4 क्या है, दिखेगी। ठीक है, आभासी गहराई की वास्तविक गहराई क्या होगा, 3/4 वो दिखेगी। आभासी गहराई हो जाएगी उसकी 3/4, जितनी भी वास्तविक गहराई होगी उसका 3/4 हो जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लो, वास्तविक गहराई मान लो जो बड़ा h है ऊपर से लेके नीचे तक, अगर वो 40 मीटर अंदर जल में कोई वस्तु है, 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है, ऊपर में ऐसे देखने से लगेगा कि 30 मीटर ही अंदर है। ठीक है, 4 से 40 कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, है ना, वो मैथ्स है। तो उसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करके, अगर आपको अपवर्तनांक दिया हो और एक वास्तविक गहराई या आभासी गहराई दी हो तो आप क्या है, एक वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपवर्तनांक का वास्तविक गहराई और आभासी गहराई। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी चीज पर डिपेंड है, अगर जल के अंदर कोई वस्तु हो, अपवर्तनांक का कॉन्सेप्ट इसके ऊपर डिपेंड है, अगर जल के अंदर कोई वस्तु हो तो क्या हो, तो हल्की सी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। उसका मैंने रीजन भी बता दिया, क्योंकि उसका जो प्रतिबिंब है वो हल्का सा ऊपर बनता है, क्योंकि सघन माध्यम से जो विरल माध्यम प्रकाश किरणें जाती है तो विलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे दैनिक जीवन में कुछ और उदाहरण उसको भी हम देख लेते हैं। पहला है तारों का टिमटिमाना। तो तारे जो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वो किसके कारण दिखाई देते हैं, अपवर्तन के कारण। क्यों, क्योंकि पृथ्वी में वायुमंडल है, थोड़ा सघन माध्यम हो जाएगा, और जब यहाँ से बहुत दूर में है तारे, और जब वहां प्रकाश की किरणें जब वहां से आती हैं तो क्या है, विरल माध्यम, फिर सघन माध्यम, फिर विरल माध्यम, ऐसा करके बीच में बहुत सारे माध्यम वायु के ही पड़ते हैं। इससे क्या होता है, अपने पथ से थोड़ा सा विचलन होता है प्रकाश का। इसके कारण क्या होता है, हमें जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इसका कारण जानने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, इन सभी का क्या है, इसको आप याद रखेंगे तो भी आपके ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम उसमें तो काम आ ही जाएगा। तो तारों का जो टिमटिमाना है वो किस प्रकार की घटना है, प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा देखिए, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी हमें दिखाई देता है। इसको देखिए, आपके स्क्रीन पे पिक्चर डिस्प्ले हो, इस पिक्चर से माध्यम से समझ पाएंगे। तो जो सूर्य है वो क्षितिज मतलब वो डूब चुका है या थोड़ा सा नीचे चला गया, उसके बाद भी क्या होता है, अपवर्तन के ही कारण क्या है, वो हमें थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। ये भी किस प्रकार की घटना है, ये भी क्या है, अपवर्तन की एक घटना है। ठीक है, तीसरा देखिए, पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ जो है वो हमको टेढ़ी दिखाई देती है। वो अंशतः मतलब वो आधी ऊपर है पानी के और आधी नीचे है। डायग्राम में इसको देखिए, जो छड़ है जो नीचे है, ठीक है, उसका प्रतिबिंब हम जब ऊपर से देखते हैं तो वही मैंने बताया है कि हल्का सा ऊपर प्रतिबिंब उसका बनता है उठा हुआ, जिसके कारण क्या है, हमको जो छड़ है वो टेढ़ी दिखाई देती है। अपवर्तन का जो भी जल के नीचे जो चीजें घटनाएं होंगी वो हल्का सा ऊपर हमको प्रतिबिंब बनेगा। इसको डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बर्तन पर रखा हुआ सिक्का, सिक्का है, थोड़ा सा मिट गया है मेरे हाथ से। बर्तन पर रखा हुआ सिक्का मतलब पहले अपने टेढ़ा होकर एक बर्तन पॉट रखा हुआ है, हम थोड़ा दूर से उसको देखते हैं तो सिक्का उसके अंदर रखा हुआ है,
लेकिन वो हमको अभी क्या है दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे ही उसमें जल भर देते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या हल्का सा ऊपर बनने लग जाता है, जिसके कारण हमको दिखाई देने लगता है। ये भी क्या है एक अपवर्तन की ही घटना है। ठीक है, बर्तन पर रखा हुआ सिक्का जो ओझा है अभी हमको नहीं दिख रहा है, जब उसमें हम जल भर देंगे तो क्या होगा, उसका प्रतिबिंब हल्का सा ऊपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, सिक्का हमको दिखना स्टार्ट हो जाता है। और भी देखिए स्वच्छ जल जो होगा, स्वच्छ जल के तालाब या नदी की गहराई है वो वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। ठीक है, यही गहराई वाला कॉन्सेप्ट हो गया। जो गहराई है मान लो ये h है, a से लेके p तक की जो गहराई है, ठीक है, ये बिंदु a से लेके p तक की जो गहराई है ना, ये क्या है वास्तविक गहराई है। तो वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होता है, हल्का सा बिंदु क्या है ऊपर p डैश पे बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं अपवर्तन से संबंधित। मेन इसका एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, पानी के अंदर कोई भी वस्तु अगर पूर्णतः डूबी हुई है तो उसका प्रतिबिंब थोड़ा सा ऊपर बनेगा, और अंशतः वो आधी ऐसे डूबी हुई है तो क्या है वो टेढ़ी दिखाई देगी, चाहे कोई भी छड़ हो या कोई भी रॉड हो। ठीक है, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट था। तो होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, आगे की वीडियो में न्यूमेरिकल भी करवाने वाला हूँ। तो अगर आपका आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आगे की जो वीडियो आएगी उसमें मैं क्या बताऊंगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को डिटेल से समझाने वाला हूँ, और कुछ इसके न्यूमेरिकल भी में जो आज हम लोगों ने पढ़ा है कुछ इसके न्यूमेरिकल भी करवाने वाला हूँ। और अगर प्रीवियस ईयर में यहाँ से कोई क्वेश्चन बना हुआ तो भी मैं अगली वीडियो में क्या है उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।